नमस्ते। हिंदी सीखने सिखाने की पिछले कई दिनों की प्रक्रिया में आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित एकांकी एक तोले अफीम की कीमत पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। हाँ, तो हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी एक तोले अफीम की कीमत पर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी एकांकी में अमूल्य योगदान है। यहाँ तक कि उनके रचे बादल की मृत्यु को हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। राम कुमार वर्मा ने कॉलेज जीवन से ही लिखना शुरू कर दिया था और रंगमंच के विकास की दृष्टि से भी उनके एकांकी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत एकांकी उन्होंने लिखे। हालांकि बहुत सारे एकांकी उनके पारंपरिक मूल्यों से भरे हुए हैं। स्त्री के प्रति वही रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। बावजूद इसके उनका लेखन काफ़ी लंबा था एकांकी के क्षेत्र में और रंगमंच के लिए भी उनकी दृष्टि मौलिक थी, इसलिए उनको हिंदी एकांकी के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। कुछ एक एकांकी तो उनके आज के जीवन में भी सटीक और प्रासंगिक है। उन्हीं में से एक है उनका एक तोला अफीम की कीमत। एक तोले अफीम की कीमत नाम है उसका। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि एकांकी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। एकांकी लिखी नहीं जाती, लिखा जाता है। पढ़ी नहीं जाती, पढ़ा जाता है। और अक्सर ये गलती कर देते हैं, पहले मेरे से भी हो जाती थी। अभी ये बात हमें याद रखनी है, जैसे हाथी पुल्लिंग शब्द है, हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी होता है, तो उसी तरह एकांकी पुल्लिंग शब्द है। अमूमन हम लोग जैसे आदमी, छत और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो, लड़की। हाँ, आदमी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन लड़की, छतरी की तरह स्त्रीलिंग नहीं है ना। ठीक उसी तरह एकांकी भी नहीं है। यहाँ पर हम फिर से वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एक तोले अफीम की कीमत डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एक ऐसा एकांकी है जो भारतीय समाज व्यवस्था में परिवारों के रूप को दर्शाता है। कैसे परिवार हैं, किस तरह से वो जीवन को लेते हैं, किस तरह वो विवाह परंपरा को लेते हैं, बेटे और बेटियों को लेकर यानी अपने बच्चों को लेकर परिवारों का क्या नज़रिया है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में इस एकांकी के विषय वस्तु पर बात कर लेते हैं। इस एकांकी में एक व्यापारी है लाला सीताराम। उनका अफीम का कारोबार है। अफीम खत्म हो गई है तो वो अफीम लाने के लिए शहर गए हुए हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनके एकमात्र पुत्र का नाम है मुरारी मोहन, जो तत्कालीन समाज के हिसाब से बहुत अधिक पढ़ा लिखा था, बीए पास था। मुरारी मोहन का एक ही सपना था, या मुरारी मोहन का ये दृढ़ संकल्प था कि उसका विवाह एक ऐसी लड़की से हो जो पढ़ी लिखी हो और उसके विचारों को समझने वाली हो। इसके ठीक उलट इसके पिता का एक ही ध्येय था कि मुरारी मोहन की शादी बहुत अमीर घर की लड़की से हो जाए, बेशक वो पढ़ी लिखी हो या ना हो। इस बात पर इन दोनों पिता पुत्रों की जो खींचतान हुई होगी उसका प्रत्यक्ष ब्यौरा एकांकी में नहीं है। उसका अप्रत्यक्ष वर्णन इस रूप में है कि मुरारी मोहन अपने पिता के जाने के बाद में अपने आप से बातें करता है कि अगर मेरे पिता मेरी बात नहीं माने तो मैं भी आत्महत्या करके साबित कर दूंगा कि मैं भी उनकी बात को नहीं मानूंगा। विवाह बच्चों का खेल नहीं है और मैं उनके कहे मुताबिक किसी भी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब एकांकी में वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके घर का पुराना नौकर रामधन भी है। रामधन को वो जाने के लिए कहता है कि आप घर चले जाओ, रात हो गई है। रामधन कहता है कि मालिक नाराज होंगे, उन्होंने मुझे कहा था कि छोटे मालिक के साथ रहना है। अब इसके समस्या आ गई। दुकान में एक तोले वो अफीम बची है और
जिसने कभी अफीम नहीं खाई हो उसके लिए 1 तोले अफीम जानलेवा होती है। ये 1 तोले अफीम को छुपा के रखता है। और आप फिर से एक बात पे गौर कीजिए कि शीर्षक बहुत बड़ा महत्व रखता है किसी भी कहानी, नाटक, एकांकी में। 1 तोले अफीम की कीमत एक पात्र की तरह से महत्वपूर्ण है। यहाँ शुरुआत से लेकर अंत तक इस 1 तोले अफीम का रोल चलेगा। वह है 1 तोले अफीम बहुत संजो के रखी हुई है उसकी, और वो सोचता है कि रामधन चला जाए तो मैं इसको खाऊं। वो उसको बोलता है कि तुम अब घर जाके सो। जब वो मानता नहीं है कि मालिक डांटेंगे तो बड़ा चुभता हुआ एक बात उसको कहता है कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? तो ये बात चुभ गई भाई रामधन को। कहता है कोई क्यों नहीं है, तेजी है, तेजी की माँ है, यानी तेजी उसकी बेटी का नाम है और उसकी एक ही बेटी है और उसकी पत्नी के लिए वो कहता है। लेकिन रामधन बड़ा बातूनी है और इसी क्रम में उन दोनों की कुछ बातचीत हो जाती है जो बड़ी मार्केबल है। यहाँ पर मुरारी मोहन पूछता है कि तुम्हारी शादी किसने करवाई? तो रामधन आश्चर्यचकित होकर बोलता है को कराएगा, बापे कराई। तो तुमने नहीं देखा तेजी की माँ को? मुरारी मोहन पूछता है। बोला नहीं, हमारे यहाँ तो शादी के पहले देखना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो बोलता है तुमने पहली बार अपनी पत्नी को कब देखा? तेजी की माँ को। बड़ा मार्मिक जवाब है यहाँ पर। रामधन कहता है कि हम तेजी की माँ को जब तेजी होवे वाली थी तब पहली बार देखे। और ये हंसने की बात नहीं है, हमारे गांव में, देहातों में आज भी यही है कि 200-400 लोगों के बीच में फेरे करके पति पत्नी को अपने घर लाता है, लेकिन उजाले में वो आपस में बात भी नहीं करते। खेत भी जाएंगे तो एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है। घर परिवार में पत्नी सबके लिए खाना बनाएगी, लेकिन एक थाली में उनका खाना अमर्यादित आचरण माना जाता है। सास ससुर के सामने बेटे बहू ने सामान्य बातचीत भी कर ली तो इसको संस्कारहीनता माना जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बहुत से पति पत्नी को एक दूसरे के शारीरिक मानसिक पीड़ाओं का पता नहीं होता। वो रात के अंधेरे में चोरों की तरह सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मिलते हैं। तो मजाक की बात नहीं है, इस एकांकी में इस एक पंक्ति से बहुत कुछ व्यक्त कर दिया गया है। और फिर मुरारी मोहन नई पीढ़ी का नौजवान है, इतनी गहराइयाँ जीवन की जानता नहीं। एक बात है जिसको वो मान के चल रहा है लोहे की लकीर की तरह कि उसको शादी जो है वो अपनी पसंद की लड़की से करनी है। तो वो बोल देता है कि तुम लोग क्या जानो शादी किसको कहते हैं। तो अब जो जवाब रामधन देता है वो बड़ा व्यंग्यात्मक है कि ठीक बात है साहब, हमारे यहाँ तो शादी घर बसाने के लिए होती है, आपके यहाँ शादी व्यापार होती है। सच बात है, हमारे यहाँ शादियाँ व्यापार होती है। कितना लगाएंगे, कितना देंगे, लड़की क्या क्या लेके आएगी, बारात कितनी जाएगी, अपने बराबर के रसूखदार लोगों को ढूंढते हैं, सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी जाती है, और भी बहुत कुछ चलता है। बारातियों को गिफ्ट देने के नए नए चलन शुरू हो गए हैं। तो इस एक पंक्ति में कितना बड़ा व्यंग्य है। बात आगे बढ़ती है और वो उसको मना लेता है कि तुम अपने घर जाके सो जाओ, मैं अपने पिताजी को नहीं कहूँगा। रामधन के जाने के बाद वह दराज से गोली निकालता है। और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि इतने गंभीर विषय को बहुत ही हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है रामकुमार वर्मा ने, और ये उनकी मैं निपुणता मानूंगी लेखन शैली की। गोली निकालकर उससे वो लेने ही वाला होता है कि इसको याद आता है कि कहीं मेरे पिताजी मेरे आत्महत्या के बाद फंस ना जाएं पुलिस कार्रवाई में, और तुरंत सोचता है कि अच्छा होगा फंस जाएंगे तो उन्होंने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है, फंस ही जाना चाहिए। लेकिन फिर तुरंत सोचता नहीं ये ठीक नहीं होगा, मेरे मरने के बाद में उनको लोग सताएं, ये अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूँ, चिट्ठी लिख देता हूँ। और वो बैठ जाता है चिट्ठी लिखने। उसमें वो लिख देता है कि प्रिय पिताजी, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानूंगा। आप क्या सोचते हैं कि आपके पसंद की लड़की से, आपके दहेज के लालच में मैं हर किसी से शादी कर लूँगा? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जीवन मरण की बात है। ये मेरे लिए एक क्रांतिकारी चीज़ है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूं तो मैं मर जाऊंगा। तो ये तमाम बातें लिखकर वो गोली मुंह के पास लाता, गोली से बात करता है कि देखो तुम मेरी मौत की देवी, मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें खा के। जो उसकी ये बातचीत है
गंभीर माहौल में भी दर्शकों को, पाठकों को हंसा सकती है। अचानक उसको लगता है कि ये कहीं से बहुत खटखट की आवाज़ आ रही है, बहुत शोर हो रहा है, तो वो देखता है कि दुकान में चूहे दौड़ रहे हैं और बोलता है कमबख्त, ये चूहे मरने भी नहीं देंगे। फिर सोचता है बैठे बैठे कैसे खाऊं, मैं बेंच पे लेट जाता हूँ और उसके बाद खाऊंगा। लेटने के बाद क्या है कि मैं मरूंगा तो लोग मुझे सोया हुआ समझेंगे। लेट जाता है और जैसे ही गोली लेने का उपक्रम करता है, इतने में दरवाजे पर नॉक होती है। खटखट खटखट। अब कौन आ गया? दरवाज़ा उठकर खोलता है तो दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बदहवास है। लड़की का नाम है विश्वमोहिनी। ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, उनके परिचय में वो बताएगी। पूछता है भाई कैसे आई, तो कहती है मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उनको रात रात भर नींद नहीं आती है, उनको डॉक्टर ने दवा दे रखी है, कोई असर नहीं होता है, आप जल्दी से मुझे 1 तोले अफीम दे दीजिए, मैं मेरी माँ की हालत देख नहीं पा रही हूँ। ये सारा वो बिना कॉमा फुल स्टॉप लगाए बोल जाती है। उसकी हालत देखकर, विश्वमोहिनी की हालत देखकर मुरारी मोहन उसको अंदर लाता है, बिठाता है और अफीम तो उसके पास 1 ही तोला है तो वो देना नहीं चाहता क्योंकि उसको खा के मरना है। लेकिन इसको ये पक्का पता चल जाता है कि अपनी माँ के लिए अफीम लेने नहीं आई है, इसको अफीम खुद चाहिए, ये मरना चाहती है। उसका तौर तरीका ही कुछ इस तरह का था। खैर वो उसको बिठाता है और बोलता है कि अफीम तो मेरे पास 1 ही तोला और उसकी मुझे आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो लड़ पड़ती है कि आपकी तो खुद की शॉप है, 1 ही तोले है क्या, और फिर नहीं है तो दोबारा ले लीजिएगा, मेरे लिए ज़रूरी है। वो उसको 1 तोला अफीम दे देता है और जैसे ही देता है वो तुरंत निकल जाती है और वो अरे 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 क्या कर रहे हो बोलता रह जाता है। फिर वो बोलती है कि वो बोलता है आप ये क्या कर बैठी? कहती है मैं मरना चाहती हूँ, मेरे पिताजी के पास दहेज नहीं है और इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही और उनको मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अपना थोड़ा सा खेत या थोड़ी सी ज़मीन बेचनी पड़े, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो मुरारी मोहन उससे बात करता है कि बता दो। वो बोलती है यूँ तो मैं आपको कोई बात नहीं बताती, लेकिन अब क्या है, आप मेरे पहले और आखिरी दोस्त हैं, मैं सारी बातें बता ही देती हूँ। और इस तरह से वो उनको सारी बातें बताने लग जाती है अपने घर परिवार की। और इस बीच में ये था कि मुरारी मोहन उसको नाम पूछता है कि मैं ये ऐसे दे नहीं सकता अफीम किसी को, आप अपना नाम बताओ, पता बताओ। तो उसका स्वागत कथन है कि नहीं बताऊंगी, और फिर बोलती मैं तुम्हारी ही जाऊंगी, कोई बात नहीं, बता देती हूँ, क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे करके वो उसको बता देती है कि अब तो मरना है तो बता दो। खाने की कोशिश करती है तो वो बोलता अब तो मुझे फंसा के मर जाती। कहती है नहीं, बाहर मेरी नौकरानी है, मैं उसको साथ समझा के लाई थी सारी बात। और वो अचानक उसको याद आता है कि मैं तो मरी नहीं। तो वो बोलता है मर जाइएगा ना, आराम से मर जाइएगा, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने आपको अफीम नहीं दी थी, मैंने आपको हरड़ की गोली दी थी। देखिए मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो अपनी तारीफ करता है और इस बात पे वो चिढ़ जाती है, लड़ाई होती है कि ये क्या किया, आपको मेरी भावनाओं के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बोलता है नहीं, मरने की बात नहीं थी, मुझे लग गया था कि आप अपनी माँ के लिए अफीम नहीं मांग रही हैं। रात बहुत हो गई थी, दोनों ने काफ़ी बातचीत की, एक दूसरे के सुख दुख को सुना। उसके बाद में उसको कहता है मैं छोड़ने चलता हूँ। इतने में फिर खटखट होती है तो चौकीदार है कह रहा है कि साहब 1 तोला, सॉरी साहब मुझे थोड़ी सी अफीम दे दीजिए, 3 दिन हो गए पैरा देते हुए, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं पैरा भी नहीं दे पा रहा हूँ और बड़ी दिक्कत है। तो वो बोलता है 1 तोला अफीम है, चलेगी? बोलता हो खूब है तो बहुत। अब वो बोलती है कि इसको तो बिना नाम पता पूछे तुमने अफीम दे दी, तो मेरे सामने बड़े इंक्वायरी कर रहे थे। तो वो कहता है कि ये तो एक तो परिचित है, इसको जानता हूँ। दूसरा क्या है, उसको बोलने के पहले विश्वमोहिनी कहती है कि हाँ ऐसे भी बड़े लोग ज़्यादा मरते हैं इसलिए। और वो कहती है मैं अपनी नौकरानी के साथ चली जाऊंगी, लेकिन ये कहता नहीं नहीं मैं आपको छोड़ने चलता हूँ घर तक। विश्वमोहिनी कहती है कि आपके पास 1 तोले अफीम थी और वो आपकी चली गई और उसकी भी आपको कीमत नहीं मिली। इस पर मुरारी मोहन कहता है मिली ना, कीमत मिली, आप जैसी दोस्त मुझे मिल गई। और इस तरह से एक सुखद दृश्य पर आकर एकांकी का समापन होता है। एकांकी के समापन के आधार पर एकांकी 2 तरह के होते हैं। जब नायक नायिका का मिलन हो या जिस चीज़ को लेकर एकांकी का प्रारंभ हुआ हो वो सकारात्मकता के साथ खत्म हो तो उसको सुखद या कॉमिक कहते हैं।
और जब नायक नायिका की मृत्यु हो जाए, आपस में ऐसा विवाद हो जाए कि दोनों हमेशा के लिए बिछुड़ जाएं, तो उसको ट्रेजिक एंड बोलते हैं, ट्रेजेडी। तो कामदी और त्रासदी, कॉमेडी और ट्रेजेडी अपने अंत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो इस एकांकी का अंत कामदी है, कॉमेडी। अब सवाल उठता है कि इस एकांकी की मूल संवेदना क्या है। इसकी मूल संवेदना के रूप में दो तीन मोटी मोटी बातें हैं। एक तो पीढ़ीगत अंतराल, जनरेशन गैप, माँ पिता और बच्चों के बीच में वैचारिक तालमेल की कमी। माँ बाप उसी पुराने तरीके से विवाह कर देना चाहते हैं अपने बच्चों का, और बच्चे पढ़ लिख गए हैं, निर्णय लेने की शक्ति आ गई है, तो वो उसको आजमाना चाहते हैं। गलती करने का वैसे भी सबको अधिकार है। और दूसरा है दहेज की समस्या। विश्व मोहिनी जब इस एकांकी में कहती है कि ये समाज खून का प्यासा है, पता नहीं कितनी लड़कियों की जान लेके मानेगा, तो कहीं ना कहीं वो आज के समाज पर भी निर्मम व्यंग है। आज भी दहेज की समस्या खत्म नहीं हो गई है। आज भी पढ़े लिखे नौजवान गलत जीवन साथी के कारण न सिर्फ मर रहे हैं, बल्कि जिंदा रह के कुंठित जीवन भी जी रहे हैं। तो बेमेल विवाह की समस्या, दहेज की समस्या, भारतीय समाज में परिवार में पति पत्नी के बीच में जो आत्मीयता की कमी है, जो परिवारजन्य है, जो समाज रूढ़िगत समाज की देन है, उस पर इस एकांकी में बात की गई है। माता पिता और संतान के बीच में जो मानसिक दूरियां हैं, उससे तो खैर एकांकी का प्रारंभ भी हुआ है। और जीवन बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज हो सकता, कभी भी ड्रामेटिकली लाइफ चेंज हो सकती है, और ये तो है भी वैसे भी एक्ट प्ले। तो देखिए कैसे एक पढ़े लिखे लड़के को पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती है, और एक पढ़ी लिखी लड़की को बिना दहेज शादी करने वाला लड़का मिल जाता है। ये क्लियरली हालांकि इसमें नहीं बताया है, लेकिन समापन जिस तरह से हुआ है उसमें ये चीज़ आराम से समझी जा सकती है। दर्शकों और पाठकों पर वर्मा जी ने ये छोड़ दिया है। तो ये हास्य व्यंग के साथ में गंभीर विषय को प्रस्तुत करने वाला एक बड़ा सार्थक एकांकी है, आज भी प्रासंगिक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि 1 तोले अफीम की कीमत पर अभी हमारे द्वारा की गई चर्चा को मैं सामने अपने विद्यार्थियों को इमेजिन करते हुए बात कर रही हूँ, इसलिए हमारे शब्द का प्रयोग किया है। इस एकांकी के जरिए जो बातचीत हमने की है, उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और इसके साथ ही हम अगले दिन किसी और टॉपिक पे, किसी और विषय पे बात करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।